Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about nucleic acid. आज की क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड में हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता है क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे और इम्पोर्टेंट देखेंगे क्यों होता है ये सेल के लिए। आज की क्लास में हम इसके बारे में फुल डिटेल व्यू में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इन्फॉर्मेशन कौन सी? जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उनको कैरी करता है, उनको लेके जाता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। न्यूक्लिक एसिड वैसे तो डीएनए और आरएनए होते हैं। तो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं डीएनए और आरएनए, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जो जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं वो डीएनए और आरएनए ही होते हैं। वो किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, इनका एक और काम होता है, ये क्या करते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और कैरी भी करते हैं, मतलब लेके भी जाते हैं और अपने अंदर स्टोर भी करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए। मतलब प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है ना, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल को फंक्शन करते हैं। कौन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखने वाले एफ मिस्चर थे। एफ मिस्चर मतलब फ्रेडरिक मिस्चर थे, जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखा था। इन्होंने कहाँ देखा था न्यूक्लिक एसिड को? इन्होंने पस सेल्स के अंदर देखा था। पस सेल्स कौन सी मवाद कोशिकाएं होती है, उनके अंदर इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को देखा था। इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखने के बाद इन्होंने ये न्यूक्ली नाम दिया था इसको। तो न्यूक्लिक एसिड को पस सेल्स के अंदर देखने के बाद इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्ली नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था आर अल्टमन। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, इसका नाम पूरा नाम रखा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड रखने वाले नाम कौन थे? आर अल्टमन थे। उसके बाद देखें तो न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रो एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोलॉजिकल मतलब जैविक मॉलिक्यूल्स होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बने हुए हैं? न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद देखें तो न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट फ्रॉम पॉलीमर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो कहाँ से मिलकर बने हुए हैं? वो मिलकर बने हुए हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है ना, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बनकर बने हुए हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो जुड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या है कि ये न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ के मिलकर बने होते हैं, क्या कंपोजिशन होता है न्यूक्लियोटाइड के बनने का। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहला आता है पेंटोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, तीसरा आता है फॉस्फेरिक एसिड। पहला पेंटोस शुगर, फिर नाइट्रोजन बेस, फिर तीसरा होता है फॉस्फेरिक एसिड। इन 3 चीज़ों से मिलकर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है। हम बात कर लेते हैं पहले पेंटोस शुगर की। ठीक है, इस आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रही है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेंटोस शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? इस रिंग को पेंटोस शुगर बोलते हैं। ये डीएनए और आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, इसमें आप बात करें डिफरेंस की, तो डीएनए में क्या डिफरेंस है और आरएनए में क्या डिफरेंस है? तो डीएनए में क्या है कि जो सेकंड नंबर कार्बन है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। जो सेकंड नंबर कार्बन है उसके अंदर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, इसलिए क्या बोलते हैं? डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। मतलब डीऑक्सी मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती सेकंड नंबर कार्बन पे, इसलिए डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद आरएनए है, तो आरएनए को क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या है कि सेकंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये था डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। इसके बाद हम सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है हमारा? नाइट्रोजन बेस। ठीक है, सेकंड कौन सा हमारा? नाइट्रोजन बेस। इसको देखें तो ईच नाइट्रोजन हैव 2 रिंग्स दैट इंक्लूड नाइट्रोजन एटम। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, उसके अंदर जो रिंग होती है ना, उनके पास 2 रिंग होती है और बड़ी रिंग होती है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन एटम्स पाए जाते हैं। इनके अंदर आप रिंग्स में देख रहे थे, इनके अंदर रिंग्स में नाइट्रोजन एटम नहीं पाए जा रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जा रहे थे। यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन एटम पाए जाते हैं इन रिंग्स के अंदर। ठीक है, ये 2 रिंग होती है और बड़ी रिंग्स होती है। इसके बाद हम बात करें तो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रिमिडिन, प्रिमिडिन की होता है, और दूसरा होता है प्यूरिन। पहले प्रिमिडिन की बात कर लेते हैं हम। प्रिमिडिन क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर एक ही रिंग पाई जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल है थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल।
क्या एग्जांपल है, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। थायमिन को टी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। पहले हम बात करते हैं थायमिन की स्ट्रक्चर की। तो थायमिन में हम देखें तो थायमिन के ऊपर ऊपर जो है ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। साइड में नाइट्रोजन जुड़ा होता है, वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद साइड में फिर ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे नाइट्रोजन नीचे जुड़ा होता है। यहाँ पे साइड में मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है CH3, ठीक है। ये क्या स्ट्रक्चर है, थायमिन की स्ट्रक्चर है। इससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर है किसकी है, साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। साइटोसिन की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलता है NH2, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बोलते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे है जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, फिर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ये इससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या है कि मिथाइल ग्रुप नहीं है, बाकी इसके मिथाइल ग्रुप की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन की जगह पाया जाता है, ऊपर टॉप में पाया जा रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोसिन बोलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यूरेसिल की। यूरेसिल के ऊपर आप देख रहे हो ऊपर टॉप में क्या है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, ठीक है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। साइड में क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन पाया जाता है डबल बॉन्ड के साथ, फिर नीचे क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्या है, ये लमसम सेम स्ट्रक्चर है थायमिन के साथ। थायमिन से मिलती जुलती स्ट्रक्चर है किसकी, यूरेसिल की स्ट्रक्चर है। अब मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि जो थायमिन होता है ना, थायमिन वो आरएनए के अंदर नहीं पाया जाता। थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता और इसकी जगह, थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, ठीक है। इसका उल्टा ही डीएनए में होता है, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, थायमिन पाया जाता है मगर यूरेसिल नहीं पाया जाता, ठीक है। उल्टा ही डीएनए में होता है, मतलब आरएनए में तो क्या है कि थायमिन नहीं पाया जाता, यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए में। और उसका उल्टा क्या है कि डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाएगा मगर यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाएगा। ये डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स क्या है कि लार्जर एंड डबल रिंग स्ट्रक्चर है। लार्जर मतलब बड़ी स्ट्रक्चर है और डबल रिंग है, इसके अंदर डबल रिंग दिखा रही है आपको। इसमें सिंगल रिंग थी pyrimidine के अंदर, प्यूरिन के अंदर क्या है, डबल रिंग है। डबल रिंग में एक रिंग के साथ एक रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। अब बात करें तो इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल है एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, गुआनिन को जी से डिनोट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एडेनिन की स्ट्रक्चर की। एडेनिन की स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि एडेनिन की स्ट्रक्चर में यहाँ पे साइड में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है NH2। उसके बाद नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्या स्ट्रक्चर है, एडेनिन की स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। ग्वानिन में सबसे टॉप पे ऊपर में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर नाइट्रोजन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर है, वो जो कि थोड़ी सी मिलती है एडेनिन के साथ, ठीक है। एडेनिन के साथ मिलती है। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन पाया जा रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है। और लमसम ये हाइड्रोजन यहाँ पे ना होके नीचे आ जाता है ग्वानिन के अंदर। लमसम मिलती जुलती स्ट्रक्चर है इसकी। इसको क्या बोलते हैं, प्यूरिन बोलते हैं। थर्ड है हमारा फास्फेरिक एसिड। फास्फेरिक एसिड की बात करें तो फास्फेरिक एसिड होते क्या है, फास्फेरिक एसिड एक ऐसे एसिड होते हैं जिसके कारण ये डीएनए और आरएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए और आरएनए का चार्ज नेगेटिव किस लिए होता है, फास्फेरिक एसिड की वजह से ही होता है। तो फास्फेरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो फास्फेरिक एसिड में हम देखते हैं कि ये पेंटोस शुगर है, ये दूसरी पेंटोस शुगर है। इन दोनों पेंटोस शुगर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इन दोनों पेंटोस शुगर को जोड़ने का काम फास्फेरिक एसिड कर रहा है। मतलब यहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, जो किसका बना होता है, फास्फेरिक एसिड का बना होता है। जो इन दोनों मॉलिक्यूल है ना, जो पेंटोस शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड करता है, जो किससे बना हुआ है, फास्फेरिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। ये इनको जोड़ के रखेगा जब भी तो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। जो ऐसी बहुत सारी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पेंटोस शुगर के, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं विद देयर हेल्प ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ है फास्फोरिक एसिड से। डीएनए और आरएनए का जो नेचर होता है ना, वो एसिडिक होता है। वो भी एसिडिक इसलिए होता है कि उसके अंदर फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, इसलिए उनका नेचर भी एसिडिक होता है। फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर किससे बनी हुई है, PO4 से बनी हुई है, ठीक है। PO4 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे फास्फोरस दिख रहा है आपको, इसके साथ में 4 जो एलिमेंट्स है वो कौन से ऑक्सीजन के एलिमेंट्स है, आपको इसके साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के 2 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन का एलिमेंट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल। क्योंकि इसके साथ सिंगल इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ वैलेंस इसकी पूरी करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो इसको यहाँ पे प्रोटॉन निकल जाता है, रह जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव होने से क्या है कि इसका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक क्या होता है, फास्फोरिक एसिड का नेचर एसिडिक हो जाता है। इसी कारण क्या है कि डीएनए और आरएनए एसिडिक नेचर के होते हैं।
इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप है। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा डाइन्यूक्लियोटाइड्स, तीसरा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पहले हम बात कर लेते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स वे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि एक ही न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। एग्जाम्पल है इसके एडिनो मोनोफास्फेट, एडिनो डाइफास्फेट, एडिनो ट्राइफास्फेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? एडिनो मोनोफास्फेट, एडिनो डाइफास्फेट, एडिनो ट्राइफास्फेट। ये किसके एग्जाम्पल है? मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकंड है हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड्स। डाइन्यूक्लियोटाइड्स वे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या एग्जाम्पल? NAD। NAD को क्या बोलते हैं हम? निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, NAD क्या होते हैं? कोएंजाइम्स होते हैं। कोएंजाइम्स का मतलब क्या होता है कि स्मॉलर नॉन प्रोटीन एंजाइम्स। जो नॉन प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं ना, वो उनको कोएंजाइम्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जो फंक्शनिंग एंजाइम्स होते हैं ना, उनको ट्रांसफरिक साइट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जो कि डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसाइड्स की। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। शुगर कौन सी? पेंटो शुगर, और नाइट्रोजन बेस मतलब प्यूरिन और pyrimidine। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड की बात है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए होते हैं। ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।